नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथी, एक बार सभी क्लास में कौन कौन आ चुका है बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम रॉबर्ट नर्सिंग होम इस रिपोर्टाज को हम पढ़ रहे थे, इसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप सभी कैसे हैं और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। विधि, अंशु, अखिलेश, अंकित, अंकुर, अनिल, शिवम, नीलेश, अर्पित, सेजल, प्रिया, राज, अनुराग, विनीत, अभिषेक, प्रगति, अंशिका, अजीत, रांची, अनिल, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? रॉबर्ट नर्सिंग होम एक रिपोर्टाज, ठीक है, जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी बिल्कुल बढ़िया। एक बार बताइए, अब तो स्कूल भी आपके खुलने वाले हैं, छुट्टियां खत्म, बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है। तो स्कूल जाने की एक्साइटमेंट है या दुखी हो रहे हैं कि भैया स्कूल जाना पड़ेगा अब दोबारा से, है ना? स्कूल जा करके फिर थक जाएंगे, फिर शाम को क्लास भी लेनी होगी। तो ऐसा कुछ चल रहा है या एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए? भाई देखो, हम तो अपने टाइम पे स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, है ना? कि मेरे तो ऐसा था कि अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है ना, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं आज स्कूल की छुट्टी करनी है, नहीं जाना तो मेरा था कि भैया बुखार हो तो बताओ मत घर में, नहीं तो स्कूल की छुट्टी करवा देंगे, स्कूल तो जाना ही है। वो वाला हाल था। तो आप लोगों का वही हाल है या स्कूल जाने से बचते हैं आप लोग? अखिलेश, संजना, विशाल, खुशी हो रही है? अच्छा, एक्साइटेड है। बहुत बढ़िया। तो ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए। पता क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये 12वीं है, इसके बाद आपको फिर स्कूल जाने के लिए शायद आप, इच्छा होती है ना बाद में, जब हम ड्रेस वाले उनको देखते हैं कि भैया जो है ड्रेस पहन के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको आते जाते देख करके मन में एक इच्छा होती है काश हम भी जाते, क्योंकि इससे बढ़िया लाइफ कुछ होती ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, स्कूल जाना है, पढ़ना है। हाँ, बस पढ़ने की टेंशन रहती है, और वो पढ़ने में भी अगर आपको मजा आने लगे तो वो भी टेंशन नहीं है, उसमें भी पढ़ने में मजा आ रहा है ना, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लंच कर रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं बहुत सारी, कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा, है ना, लेकिन उसके बाद की लाइफ थोड़ी सी फिर टफ हो जाती है। वो भी तो कॉलेज के भी 2-3 साल खैर अच्छे रहते हैं, और उसके बाद जो है जब आपको पहली बार ये फिक्र होगी कि अब जो है अब ठीक है, मौज मस्ती पढ़ाई सब हो गई, लेकिन अब क्या करना है, अब घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। ठीक है, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, घर वालों की सहायता करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो असली टेंशन वहां से शुरू होती है। तो वो टेंशन आपके लिए बहुत ऐसा ना बन जाए कि आप कुछ कर ही ना पाओ, वहीं स्टक हो जाओ। इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका एक सही रिदम चल रहा होगा, सही फ्लो बना होगा, आप पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार, तो तब भी टेंशन नहीं होती है ना। तब थोड़ा सा एक बार इधर उधर भटकने में थोड़ी टेंशन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा रही है ना, और अब घर की जिम्मेदारी भी उठानी है, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तब जा करके थोड़ी टेंशन आती है। तो उससे आपको अभी से, जब मैं बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा आगे आपका फेज आएगा, तो अभी से आपको उसके लिए मेहनत करके तैयार रह करके, मस्ती मजाक सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अपने करियर के लिए सोचना क्या करना है मुझे आगे, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट रोज लगाना, ये आपको करना होगा। ठीक है, बिना एफर्ट लगाए, बिना प्रयास लगाए कुछ प्रयास करे कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अभी आपका मेन काम ये है पढ़ाई का, तो वो पढ़ाई लिखाई आपकी रोज होनी चाहिए। ठीक। देख, एक तो क्लास में आते ही जो आपके कमेंट्स चलते हैं ना, बिहार बोर्ड कब शुरू होगा, हिंदी ग्रामर कब शुरू होगी, तो ये मैं शुरुआत में आपको हमेशा बताती हूँ, बिहार बोर्ड वाले बच्चे क्लास में आके रोज कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। यूपी बोर्ड की हिंदी जब खत्म हो जाएगी तब बिहार बोर्ड की हिंदी शुरू होगी। ठीक है। और दूसरा कमेंट देख रही हूँ कि हिंदी ग्रामर कब शुरू होगी, तो जब मैंने कहा था जब मैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण शुरू करूंगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एक साथ थोड़ी होंगी सारी चीजें, धीरे धीरे पार्ट्स में मैंने कवर करवाई है ना। गद्य का उद्भव एवं विकास देखा था, फिर हम संस्कृत खंड पर गए, संस्कृत के 2-3 चैप्टर करे, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ गद्य खंड पर आए हैं, गद्य खंड का दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो ये 2 खत्म हो जाएंगे तो फिर पद्य खंड की शुरुआत कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। मैंने आपको बोला है कि अक्टूबर तक मैं आपका पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड का खत्म करा दूंगी, तो फिर मैं उस हिसाब से आपकी चीजें प्लान करके आपका पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो कल हम रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। रॉबर्ट नर्सिंग होम में हमने देखा था कि यहाँ पर एक रॉबर्ट नर्सिंग होम है जहाँ पर लेखक जिसके घर में मेहमान बन के गया है वही बेचारी बीमार हो जाती है और उसको लेकर के इस नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। वह समय जो है वह एक रोग के फैलने का समय है, चारों तरफ रोग का प्रकोप है और लोग डरे हुए हैं। अस्पताल की स्थिति तो ऐसी होती है कि सबके परिजन बीमार हैं, जैसे कोरोना की स्थिति में सब लोग आसपास एक रोग जो कि फैलता जा रहा है और उसकी चपेट में हर परिवार में से कोई ना कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे में कितनी टेंशन, कितना तनाव वाला वो माहौल होता है, उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि तभी वहां पर एक मदर टेरेसा के रूप में एक वृद्ध स्त्री, जिसके पूरा रूपरेखा वो हमारे सामने चित्रित करते हैं कि जिसने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, है ना, उसका चेहरा कैसा है, बिल्कुल सफेद रंग का जिस पर लालिमा छाई हुई है। फिर उनके बारे में परिचय भी देते हैं कि वह उनकी जन्मभूमि जो है वह फ्रांस है लेकिन कर्मभूमि भारत है। वह रोगियों की ऐसी सेवा करती है जैसे माँ हो, है, जैसे माँ आपकी बिल्कुल त्याग और समर्पण के साथ सेवा करती है, ऐसे ही उसको सेवा करते हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष से वह मात्र 30 रुपए मासिक वेतन पर यहाँ पर क्या कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है। ऐसा लगता है उनका काम धाम, रुचि, सब शौक, सब कुछ, उनका पूरा जीवन सिर्फ ये रोगियों की सेवा करना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बिखेरना, यही इनका काम हो। यहाँ तक हम प्यारे साथी पहुंचे थे, ठीक है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने कहा था कि तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, कि जब यह इसका वर्णन करते ही फिर डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर कमरे के भीतर आ गया। और डॉक्टर क्या कहता है, तो यहाँ पर मदर टेरेसा उसको कहती है कि डॉक्टर तुम्हारा बीमार तो हंस रहा है ना, यानी किसी मरीज को हंसा करके हंस रहा होता है। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। तो वहाँ मदर टेरेसा डॉक्टर से कहती है कि मदर तुम्हारा जो मरीज है, पेशेंट है, वो क्या है, हंस रहा है। तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, यानी तुम हंसाती हो, है ना, तुम हंसी बिखेरती हो, वो खुद थोड़े ही हंस रहा है, खुद तो वहाँ तनाव वाला माहौल है, तुम हंसी बिखेरती हो, ऐसा डॉक्टर कहता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं उसने न जाने कितने अनुभव एक ही वाक्य में पिरो दी, क्योंकि डॉक्टर रोज देखता है कि भाई बहुत सारी नर्स यहाँ आती हैं, काम करती हैं, चली जाती हैं, है ना, कौन इतना मरीजों के लिए इतना समर्पण भाव से काम करता है। तो वही कहते हैं कि यहाँ पर तुम यह अपना अनुभव जो उसने देखा था कि तुम ही तो हो जो बिखेरती हो इनके चेहरे पर हंसी, मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, भावना से यानी इमोशंस में बिल्कुल डूब करके सोचा, जो बिना प्रसव किए, बिना पैदा किए माँ बन सकती है। यानी इतना दर्द, इतना सेवा, समर्पण, त्याग तो माँ के अंदर होता है, उतना ही इस मदर टेरेसा के अंदर है। किसके प्रति, मरीजों के प्रति। तो ऐसा लगता है जैसे यह बिना जन्म दिए क्या बन गई हो, माँ बन गई हो। कहा कि वही 30 रुपये मासिक पर, 30 रुपये महीने पर, इनको 30 महीने तनख्वाह मिल पर इन्होंने 20 वर्ष से, 20 वर्ष है ना, 20 साल हो गए हैं, दिन और रात सेवा कर सकती है। और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में, तो जो यहाँ पीड़ित जो शायद अपने मृत्यु के दिन गिन रहा हो कि पता नहीं मेरे पास कितने दिन हैं, आजकल सुबह सूरज, सुबह का सूरज मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, ऐसे तड़पते हुए मरीजों के जीवन में प्रसन्नता जो बिखेर सकती है, जो खुशी बिखेर सकती है, वही यह मदर टेरेसा है। इसी के आगे हमने शब्दार्थ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ शब्द आप लोग, कठिन शब्द जो है यह यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लेना। इसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पर आगे, लेखक कहते हैं तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती। कहा तीसरे पहर का समय है ना, तीसरे पहर, प्रसव का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, प्रसव, जन्म। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती। तो तीसरे पहर, जैसे अब नर्स जो है, डॉक्टर तो एक बार आता है देखने के लिए, नर्स थोड़े थोड़े टाइम पे बीच बीच में 3-4 घंटे के अंतराल में आकर के एक बार मरीजों को देखती रहती कि कितना सुधार हुआ है ना, कोई दवाई देनी हो, ये सब देख करके जाती है। तो तीसरे पहर के समय में हाथ में थर्मामीटर लेकर के मदर टेरेसा अंदर आई और साथ में थी एक नवयुवती। नवयुवती यानी अभी जिनकी बरस, इन्होंने इनकी उम्र 45 साल बताई है कि 45 वसंत देखी है इन्होंने, तो नव युवती का मतलब कोई 20-22 साल की, है ना। तो क्या कहा, आपके नव युवती उसी विशिष्ट धवल में, यानी उसी विशेष धवल वेश में, धवेल यानी सफेद ड्रेस में, गौर और आकर्षक, गोरी और आकर्षक, वह भी कैसी थी, बिल्कुल गोरी और आकर्षक, यानी सबको अपनी तरफ खींचने वाली ऐसी एक नव युवती मदर टेरेसा के साथ आई। हाँ, गौर और आकर्षक, दोबारा से कहते हैं, हाँ गौर, गौर यानी बिल्कुल गोरी और आकर्षक यानी खींचने वाली, जिसकी तरफ सबकी दृष्टि जाती हो। पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। कह रहे मैंने कह तो दिया कि कैसी, गोरी और आकर्षक,
लेकिन ये दोनों शब्द बहुत छोटे हैं, है ना, उसकी सुंदरता को बताने के लिए, उसके अद्भुत व्यक्तित्व को बताने के लिए दोनों ही शब्द असफल है, मेरे पास शब्द ही नहीं है उसकी क्या तारीफ करूं, है ना। कहते हैं यो कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। ये दोनों शब्द उसकी सुंदरता को बताने में असफल हैं। तो आगे कहते हैं शायद कुछ आसपास का वर्णन मैं इससे कर पाऊंगा कि ऐसा लगता है जैसे चांदनी को दूध में घोलकर, चांदनी, चांद से निकलने वाली जो किरणें जो स्वच्छ जो रात में क्या कर देती हैं, चारों तरफ आकाश यानी आपके प्रकाश कर देती हैं। तो कहा कि आपके यूं कह करके आसपास आ पाऊंगा कि चांदनी को दूध में घोलकर जैसे ब्रह्मा ने उसका शरीर बनाया हो, इतनी सुंदर, है ना, चांदनी को दूध में घोलकर उसका ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा सी वह लड़की, रूप और स्वरूप का, रूप और स्वरूप यानी उसके रूप यानी उसकी सुंदरता, स्वरूप यानी उसका पूरा व्यक्तित्व, इन दोनों की सांचा सी वह लड़की, नाम उसका कृष्टहेल्ड। और उसका नाम बताते हुए क्या कहते हैं कि क्या नाम है उसका, कृष्टहेल्ड। सांचा सी यानी किसी सांचे में जिसके फिट करके बनाया हो, है ना। और जन्मभूमि उसकी जर्मनी, जैसे यहाँ इनकी जन्मभूमि मदर टेरेसा की जन्मभूमि फ्रांस है, तो इनकी जन्मभूमि कहाँ है, तो कहा कृष्टहेल्ड, इनकी जन्मभूमि जर्मनी है, तो कहा उसका नाम कृष्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, फ्रांस की पुत्री यानी फ्रांस में जिसने जन्म लिया हो, तो कहा फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता। दुहिता का अर्थ भी क्या होता है, तो दुहिता का अर्थ भी प्यारे बच्चे क्या होता है, बेटी, है ना। फ्रांस की पुत्री बेटी आपकी मदर टेरेसा और जर्मनी की बेटी दुहिता कृष्टहेल्ड, ठीक है। एक साथ एक रूप, एक ध्येय, एक रस, और दोनों ही अपनी मातृभूमि छोड़ करके यहाँ एक एक दोनों का रूप एक ही, दोनों दिखने में बहुत आकर्षक, सुंदर, गौर, है ना, और ध्येय भी एक ही, उद्देश्य भी एक ही, ठीक है। ध्येय मतलब क्या होता है आपके, ध्येय मतलब होता है उद्देश्य। दोनों का जो उद्देश्य है वह भी बिल्कुल क्या है, वह भी बिल्कुल सेम है, समान है। एक रस यानी एक ही चीज में उनको आनंद, रस यानी होता है आनंद, एक ही चीज में उनको आनंद मिलता है, मरीजों की सेवा। नर्स का काम वही कर सकता है जो दूसरों की बहुत देखभाल कर सकता है ना। जैसे नर्स कौन बन सकता है, जो दूसरों की देखभाल करेगा, है ना, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, बहुत शांत स्वभाव का है, यह ऐसा व्यक्ति ही क्या बन सकता है, नर्स बन सकता है। तो ऐसे ही इनको भी इसी काम में आनंद आता है। तो कहा तुम्हारा देश महान है, आगे कहते हैं तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता को हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी मैंने उससे कहा। तो कृष्टहेल्ड है ना, जो कि अभी नवयुवती है, जो कि मदर टेरेसा के साथ आई है, उसका रूप का सुंदरता का बखान करने के बाद कहते हैं कि कृष्टहेल्ड उसका नाम है, ठीक है। कृष्टहेल्ड क्या है, नाम। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है आपका टारगेट, ठीक है। उद्देश्य यानी जैसे मेरे जीवन का कोई उद्देश्य होगा ना, कि मैंने जन्म क्यों लिया है ना, तो मैं अपने जन्म के मैंने जन्म क्यों लिया है इस कारण को खोजूं, तो फिर मुझे पता चले कि मैंने जन्म लिया है ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं समाज में जितने पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को दूर कर सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। तो यह क्या है, जो तो इसी को उद्देश्य कहते हैं। तो इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, मरीजों की सेवा। तो कहा अब आगे लेखक उससे बातचीत करना चाहता है, तो लेखक उससे बातचीत करना चाहता है, तो क्या कहता है कि तुम्हारा देश महान है। किसको कहता है, कृष्टहेल्ड को, जो कि कहा कृष्टहेल्ड उसका नाम है, कहाँ की है, जर्मनी की है। तो कहा कि तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता, जर्मनी का ही तो था हिटलर, तो जिसने आपके चारों तरफ क्या करा, बिल्कुल नरसंहार, मनुष्यों को ऐसे मतलब मानवों को एक साथ मारना, है ना, खत्म कर देना, मनुष्यता के ऊपर अत्याचार किसने किए, हिटलर ने किए। हिटलर को हम किस रूप में जानते हैं, इसी रूप में तो जानते हैं कि वह क्या करता था, युद्ध का देवता था, चारों तरफ आतंक मचाता था, है ना, अपनी मनमर्जी चलाता था, एक साथ कितने ही मनुष्यों को उसने मारा है। तो कहा कि तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका, उसी देश का हिटलर और उसी देश का आपके उसी देश की कौन है, ये कृष्टहेल्ड। तो कहा उसी हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी जन्म दे सकता है। कहा मैंने उससे कहा, तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई। दर्प से दीप्त यानी दर्प कहते हैं अहंकार। दर्प किसको कहते हैं, दर्प का मतलब होता है अहंकार, ठीक है, थोड़ा सा प्राउड
किस सेंस में यहाँ हम इसको ले सकते हैं। तो दर्प से दीप्त, दीप्त यानी प्रकाशित हो, दर्प से प्रकाशित हो, अहंकार से प्रकाशित हो, वह स्टैचू, स्टैचू यानी मूर्ति की तरह हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर, अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से यानी पूरी जोर से, ताकत से ठोक कर बोली यस यस, है ना, हाँ हाँ, यस यस, ऐसे बोली। आगे कहते हैं वह दूसरे कमरे में चली गई, और ऐसा बोलकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, है ना, और दूसरे कमरे में चली गई। कहा तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। तो यहाँ पर मदर टेरेसा को टटोलते हुए क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं कि जो है आप, अब लेखक वो तो वहाँ से चली गई क्रिस्टहेल्ड, अब यहाँ लेखक मदर टेरेसा से जानना चाहता है कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। बोली हाँ। अब क्यों, ऐसा क्यों पूछा, ऐसा लेखक क्यों पूछना चाह रहा है, क्योंकि जो आपके हिटलर ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किए थे वो फ्रांस पर किए थे। तो अब ऐसे जैसे अभी आप मान लीजिए पाकिस्तान की कोई लड़की हो, है ना, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थोड़ी ऐसी भावना है, वैमनस्य की भावना है, शत्रुता की भावना है ना, और हम दोनों ही देशों की कोई बेस्ट फ्रेंड हो, है ना, जो एक दूसरे के साथ काम करती हूँ, तो वहां जानना चाहेगा ना, किसी के मन में भी आएगा कि बताओ कि आप दोनों प्यार से रहती हैं, है ना, आप दोनों एक साथ प्यार से रह पाती है, काम कर पाती है, इससे प्यार करती हैं। ये सवाल किसी के मन में भी आएगा अगर पाकिस्तान और भारत की दो लड़कियां साथ में काम कर रही हो, या दो लड़के साथ में काम कर रहे हो, या दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हो। तो ऐसे ही फ्रांस, जिस पर जर्मनी के हिटलर ने बहुत अत्याचार किए हैं, तो यहाँ पर लेखक जब देखता है कि एक जर्मनी की और एक फ्रांस की दोनों एक साथ एक काम कर रही है, एक इनका उद्देश्य है, एक साथ प्यार से रह रही है, तो शायद लेखक के मन में सवाल है जो कि उससे जानना चाहता है। ठीक है, तो उसे टटोलते हुए कहता है कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। तो वहाँ पर मदर टेरेसा जवाब देती है, बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार से क्यों ना हूँ। क्या शानदार जवाब यहाँ पर लेखिका की, मतलब आपकी मदर टेरेसा की तरफ से आता है कि हाँ, हम दोनों प्यार से रहती हैं। दोनों के प्यार से रहने के पीछे कारण क्या है, हाँ, हम दोनों ईश्वर के लिए काम करते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि फ्रांस का ईश्वर अलग है, जर्मनी का ईश्वर अलग है ना, ये हमने लोगों ने बनाई है ना, ये भेदभाव, ये दीवारें, है ना, ये देश, ये राज्य, ये भाषाई विविधता, ये सब किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। लेकिन मनुष्य जो ईश्वर है, ईश्वर में थोड़ी भिन्नता है, ईश्वर को भी अगर हमने बांटा है तो ये मनुष्य ने बांटा है। ईश्वर कोई भेदभाव या किसी उसमें कि ये जर्मनी मेरा है, वहां कोई बंटवारा नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जहां आपके भारत का मनुष्य हो, या आपके फ्रांस का हो, या जर्मनी का हो, या अमेरिका का हो, या यूरोप का हो, कहीं का भी हो, मनुष्य है ना, ईश्वर ने उसको बनाया है। तो हम दोनों ही ईश्वर का काम कर रही हैं, ईश्वर के लिए काम कर रही हैं, और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ। फिर प्यार से क्यों ना हो, जब हम दोनों ही ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मनुष्य इनकी सेवा कार्य को कर रहे हैं, दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, तो आपस में शत्रुता कैसी। तो आगे कहते हैं, मैंने नश्तर चुभाया, नश्तर होता है एक तीखा सा चाकू, नश्तर चुभाया यानी एक तीखा सा चाकू, यानी इसे चुभने वाली बात थी ना, कि हम कोई दो दुश्मन देशों की लड़कियां हो, कोई हमसे बोले, कोई हमारे साथ पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हो और हम दोनों साथ में रह रहे हो, और कोई पूछे कि तुम इससे प्रेम करती हो, है ना, तुम इसके साथ सही है, तुम्हारे मन में कुछ इसके लिए खटास नहीं है, तो अगर हम दोनों के बीच प्यार होगा तो हमारे लिए वो बात कैसी होगी, जैसे किसी ने हमें नश्तर, ठीक है ना, बात चुभाई हो, ताना दिया हो, टोंट दिया हो, ऐसे चुभने वाली बात होगी। तो यही कहते हैं कि मैंने उसको नश्तर यानी तीखा चाकू, है ना, यह चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। तो एक चुभने वाली बात उसने करी कि फ्रांस को हिटलर ने क्या करा था, हिटलर ने आपके पद दलित यानी पद के नीचे, पैरों के नीचे कुचला था, पैरों के नीचे कुचला था। पद दलित का मतलब है पैरों के नीचे कुचलना, है ना, दबाना, पैरों के नीचे कुचलना, पद मतलब पैर, कुचलना या दबाना। कहा कि उसने तो पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। अब हमसे कोई बोले कि पाकिस्तान, है ना, जो कि आप पर लगातार क्या करता है, इसी ताक में रहता है कि कैसे भारत का नुकसान किया जाए, है ना, कैसे भारत में युद्ध की स्थिति पैदा की जाए, कैसे आतंकित किया जाए भारतवासियों को, है ना, यह हमसे कोई बात बोले तो ये कैसे थी, चुभने वाली। जबकि ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं रहने वाले पूरे भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो वहाँ पाकिस्तान की आड़ में कुछ आतंकवादी जो कि
आपके कश्मीर को छीनने में या भय लोगों के मन में पैदा करने के उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति भारत के बारे में बुरा सोचता है या भारत का हर एक व्यक्ति पाकिस्तान के लेकर के विद्रोह रखता है। हमारी कोई ऐसा व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से थोड़ी है ना, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है दुश्मनी, है ना। तो कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही बात थी। तो यह कहते हैं कि फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, क्या यह आप कैसे भूल सकती हैं। तो वह तो आपके उसने किया था ना, किसने किया, हिटलर ने किया। अब क्या हिटलर के उसकी सजा हम जर्मन के हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं? हिटलर तो उसका मर भी गया, खत्म भी हो गया, तो हम वहां पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति को उसी हालात के जिम्मेदार मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो उन्होंने चुभने वाली सी बात तो करी, देखते हैं आगे जवाब क्या था। तो कहा नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बात तो चुभने वाली थी, है ना, याद दिलाने वाली थी, पुराने जख्मों को उसने कुरेद दिया। तो कहा नश्तर तेज था, चुभन थी, है ना, आपकी चुभन भी गहरी थी, पर उसका जो मदर का कलेजा था, यानी मदर टेरेसा का कलेजा, यानी उनका जो हृदय था, उससे अछूता रहा, यानी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना, उनको कोई अछूता रहा, यानी वो जो चुभन थी वह उनको छूकर भी नहीं गई। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। हाँ, हिटलर बुरा था ना, हिटलर ने ऐसा थोड़ी कि सिर्फ फ्रांस पर अत्याचार करे, उसने अपने देश में रहने वाले लोगों पर भी अत्याचार किए। तो ऐसे में हिटलर ने बुरा था, तो उससे तो उसके घर भी ढहा, उसके घर को भी नुकसान पहुंचा, है ना, उसको भी नुकसान पहुंचा, यानी उसको नुकसान पहुंचा, यानी उसका जन्म थोड़ी हुआ होगा तब, यानी कि उसके जो पूर्वज है उनका नुकसान हुआ, उसका भी, वहां पे जर्मन वासियों का भी नुकसान हुआ, फ्रांस में रहने वाले लोगों का भी नुकसान हुआ। तो जब दोनों का नुकसान हुआ तो दोनों भाई भाई हो गए ना, दोनों की पीड़ा, दोनों का दर्द एक हो गया। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है और मेरे साथ में कोई व्यक्ति है उसको भी किसी ने दुख दिया है, तो हम दोनों की पीड़ा एक हो गई, हम दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप में जुड़ गए। तो कहा कि हिटलर बुरा था, ठीक है, उसने लड़ाई भी छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढहा, मेरा भी ढहा, तो दोनों की एक, दोनों की पीड़ा एक। कहा हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था। उसने ऐसे बचाव करते हुए, जैसे दोनों के बीच में दरार डालना चाह रहा था। लेखक की बात ऐसी थी जैसे वह चुभो रहा हो नश्तर, है ना, जैसे टोंट मार रहा हो, जैसे इस बात से दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहता हो। तो कहा इससे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने इतनी गहराई से इस बात का जवाब दिया, इतनी निश्चिंतता के साथ इस बात का जवाब दिया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी जो दोनों के बीच में दरार डालना चाहता था, उनकी लड़की, यानी उससे वो छीन रहा था, है ना, उससे अपनत्व का भाव छीन रहा था। ऐसे उस गहरी भावना के साथ उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने पहले ही दाव में, और जो उनका जवाब था वो कैसा था, कहा पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। अगर क्या होता यहाँ पर, जो मदर टेरेसा हैं उनको भी ऐसा लगता कि हाँ सही तो कह रहा है ना, कि हिटलर ने हमारा नुकसान किया, और बताओ मैं इसी लड़की के साथ इतने प्यार से रह रही हूँ, है ना, हम दोनों साथ में उठती बैठती हैं, एक ही काम कर रही हैं। तो उसके मन में अगर ऐसी भावना आती और वह लेखक से कुछ ऐसा कहती, तो लेखक भी जवाब में दो चार बुराई और कर देता, है ना। तो यहाँ पर जो लेखिका है वह बहुत, जो आपकी मदर टेरेसा है वो बहुत ही समझदार है ना, बहुत ही बुद्धिशील एक महिला है, जो कि कहती है कि नहीं, इसमें हम दोनों का घर बहा। तो यानी इस बात से उन्होंने उसको आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया, जैसे उसका मुंह बंद हो गया और जैसे बिल्कुल चुप, है ना, छा गई हो उसमें। तो कहा उन्होंने पहले ही दाव से मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, और अब मदर यह बात बोल के चली गई। नश्तर बताया तो कोई तीखा सा चाकू, ठीक है, हाँ, लेखक चुगली कर रहा था। तो यहाँ पर कहा कि लेखक, वो जो आपकी मदर टेरेसा, यह बातचीत करके वहां से चली गई, ठीक है, चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच, मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है, ये सोचता है कि मनुष्य के बीच ही मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। कैसी दीवारें, तो कहा मजबूत फौलादी दीवारें, फौलादी यानी बिल्कुल आपके मजबूत दीवारें, भूगोल की दीवारें, कहीं तो भूगोल की दीवारें, यानी जैसे हम कह देते हैं ये अमेरिका है, यह भारत है, ये फ्रांस है, ये पाकिस्तान है, ये आपके जो है अफगानिस्तान है। तो ये कैसी दीवारें हैं, हमने धरती को ही बांट दिया है, तो हमने लोगों के बीच, एक मनुष्य और मनुष्य के बीच में दीवारें बना दी हैं। वह भूगोल की दीवारें हैं, वह जाति वर्ग की दीवारें, ये इस जाति से है, मैं इस जाति से हूँ, है ना, इस तरीके की दीवारें। कितनी मनहूस ये दीवारें, कितनी मनहूस है, जो मनुष्य को मनुष्य से बांट देती है, हम उसको अपने आप से अलग समझने लगते हैं। कितनी नगण्य, यानी जिसकी कोई गणना ही नहीं है, यानी क्यों इसको हमने नाम दिया है कि तुम यहाँ के हो, हम यहाँ के हैं, हम इस जाति के हैं, तुम इस जाति के हो। यह इतनी मनहूस दीवारें हैं, इतनी नगण्य दीवारें हैं, जो गणना में रहनी ही नहीं थी, ऐसी दीवारें हैं।
पर कितनी अजय, ऐसी मनहूस और नगण्य दीवारें भी कैसी हैं, अजय हैं। यानी इसको जीता नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता यानी हम इस दीवार के पार दूसरे मनुष्य को सिर्फ मनुष्य जान पाए, है ना। ये दीवार को हम हटा करके उस पार जो व्यक्ति खड़ा है, जो दूसरे देश का हो सकता है, जो दूसरी जाति का हो सकता है, जो दूसरी भाषा का हो सकता है, यानी तमाम तरीके से जो दीवारें हमने भेदभाव की बना रखी हैं, बांटने की बना रखी हैं, इन दीवारें बिल्कुल अजेय हैं, यानी जो मुश्किल से जीती जा सकती हैं, शायद जीती ही नहीं जा सकती। हम दूसरे मनुष्य को शायद कभी मनुष्य रूप में देख ही ना पाए, हम उसको उसकी जाति से पहचाने, हम उसके 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 जो है सोशल स्टेटस से उसको पहचाने, उसके देश से पहचाने, उसकी भाषा से पहचाने, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सामने वाले मनुष्य को सिर्फ मनुष्य नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे बीच इतनी मजबूत और मनहूस दीवारें खड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे गौर मतलब गोरा, दैवीय मतलब अलौकिक, दुहिता मतलब बेटी, ध्येय मतलब उद्देश्य, दर्प यानी गर्व, दीप्त यानी दमकती हुई, प्रकाशित, स्टैचू मूर्ति, नश्तर यानी धारदार औजार जैसे चाकू, उस्तरा आदि, पद दलित यानी पैरों से कुचला हुआ, रौंदा हुआ, चारों खाने दे मारना यानी बिल्कुल किसी को पराजित कर देना, हरा देना, फौलादी यानी जैसे लोहे की तरह जो मजबूत होता है, नगण्य यानी जो गिनने लायक ही ना हो, इतनी मामूली दीवारें हैं लेकिन वह अजेय है, यानी जिनको जीता नहीं जा सकता। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं हो तो मुंह तक को छील देती है, पर कितनी अजीब, इस बात से खत्म हुई थी। कहा शायद इसमें से बीच में से कुछ मिस है ना। 1 मिनट देखेंगे कि मैं देखती हूँ चैप्टर कहाँ से कितनी लाइनें इसमें मिस है ना, कुछ मिसिंग सा लग रहा है इसमें। हाँ, इसके बाद की लाइनें हैं आपकी, इसके बाद की लाइनें हैं कि कृष्ट हेल्ड के पिता। ठीक है, इसके बाद की लाइनें हैं कि कृष्ट हेल्ड के जो पिता हैं, मैं आपको पीडीएफ में तो नहीं है ये टाइप हुआ, इसके आगे फोन से ही पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, आपके पास किताब वगैरह होगी तो उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर मैं आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में बाद में इसमें ऐड करवा के प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि बीच का पार्ट इसमें इस पीडीएफ में मिस है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको, अपनी जो किताब है उसको खोल के रखना है आपने। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है कि क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है। आगे बताते हैं कि क्रिस्ट हेल्ड जो कि अभी उनके साथ आई थी, मदर टेरेसा के साथ आई थी, उनके पिता जो है वह क्या है, जर्मनी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ठीक है, और उसने अभी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, यानी वह 5 साल का संकल्प लेके कि मैं 5 साल जो है रोगियों की सेवा करूंगी, इस दृढ़ संकल्प से वह यहाँ पर आई है। कहा रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, रोगिणी के काले बाल देखकर उसने कहा कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, कहा और स्मृतियों में खोसी गई। जब वह रोगिणी यानी किसी रोगी महिला को देखने वह क्रिस्ट हेल्ड आई होगी तो उसके बाल देख करके उसे शायद अपने पिता की याद आ गई, क्योंकि अब उस जर्मनी से है ना, जर्मनी के ही। अब इतने दूर जब माता पिता रहते हैं तो कई बार अचानक से कोई माता पिता की शक्ल का मिल जाए तो हमें उनकी याद आती है। तो ऐसे ही वह उनके काले बालों को देखकर बोली कि तुम्हारे काले बाल बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं, और स्मृतियों में खोसी गई यानी यादों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे को एक उसकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी मेरी आंखें भर आई।
कहा कि उसकी बातों में, ऐसी स्मृतियों में वो ऐसा डूब गई कि उसको उसको ऐसा देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी क्या हूँ, अपने घर से दूर, कितने हजारों मील की दूरी पर, जर्मनी और भारत की दूरी देख लगा लीजिए, कहा अपने माता पिता से हजारों मील एक अजनबी देश में जहाँ वो किसी को नहीं जानती, अजनबी देश तो है उसके लिए, अकेली, खोई हुई, छली सी हुई मेरी आंखें उसका दर्द से भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। कहा लड़की जो है उसकी आंखों में इस तरीके से आंसू आ गए तो उसने आंसुओं में वह डूब गई और कोई देख ना ले इसमें, यानी किनारा पाने की जल्दी में, यानी उससे मतलब कोई पूछ ना ले क्यों रो रही हो, है ना, क्या हुआ, इस तरीके की बातें उससे पूछी ना जाए, इसलिए जल्दी से उसने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ दी। आगे लिखा उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आई, जो हमेशा हंसती खिलती से खिलखिलाती से दिखाई देती थी, अब उसकी आंखें नरम हो आई पर जरा भी नम नहीं। नरम हो आई यानी कि अब वो रोने वाली थी लेकिन आंखों में आंसू आए नहीं, है ना, नम नहीं हुई आंखें, गीली नहीं हुई। मैंने पूछा, तो लेखक ने उनसे पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? क्रिस्ट हेल्ड से वह पूछता है लेखक कि एक बात बताओ, जब तुम घर से निकली थी तब तुम रोई थी? तो उसका भोला उत्तर था, यानी भोला भाला सा उसने जवाब दिया, ना माँ बहुत रोई थी। कहती है कि नहीं मैं तो नहीं रोई लेकिन माँ बहुत रोई थी। फिर आगे बोलती है, फिर फटी आंखों से कुछ देर में उसे देखता रहा। लेखक कहता है कि फटी आंखों से, यानी बिल्कुल एक टक किसी को देखते हैं ना, तो फटी आंखों से मैं उसको कुछ देर देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किया, कुछ बिस्किट उसको उसके जेब में होंगे तो उसको खाने के लिए दिए। तो वहां पर क्रिस्ट हेल ने जवाब दिया, धन्यवाद, थैंक यू तांगशु, है ना, ऐसे थैंक यू को तांगशु इस तरीके से। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। अब वह जर्मन से है तो जर्मनी भाषा में, है ना, आपके जर्मनी से है तो जर्मन में बोलती होगी, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी उससे सीख रखी होगी, और हिंदी भारत में आकर के उसने थोड़ी हिंदी सीख ली होगी, तो उसका जो शब्द होते थे वो तीनों भाषाओं से मिले जुले से होते थे। तो कहा उसका तांगशु सुन करके हम सब हंस पड़े और वह वहां से हंसती हंसती भाग गई। ठीक है, छली सी का मतलब होता है जैसे किसी ने छल दिया हो, छलना यानी धोखा दे दिया हो। ठीक है, छली हुई सी, जैसे कोई हमें धोखा देके चला गया हो, तो मैं क्या हूँ, छल करा हो, मेरे साथ किसी ने धोखा किया हो, तो मैं क्या, अगर मेरे साथ कोई धोखा करे तो मैं धोखा खाई हुई सी, तो इसी का पर्यायवाची छली हुई सी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मेरी आंखें थोड़ी नम, हाँ, तो वह वहां सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती वहां से भाग गई। आगे कहा, मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मदर टेरेसा वहीं बैठी रही और वह बात करने के मूड में थी, यानी बात करना चाहती थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। हृदय मानस में यानी जब इंसान बातें छुपा के रखता है ना, दिल दिल में रखा, किसी को शेयर नहीं करा, ऐसे हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। चोर दरवाजे से झांका यानी जहां कोई किसी को चाह रहा है कि कोई मेरे से कुछ पूछ ना ले, है ना, किसी को पता ना चले कि मेरे अंदर क्या है, ऐसे छुपाती हुई बातों को कोई चोर नजर से यानी छुप करके प्रवेश करना चाहे, है ना, बातों बातों में उगलवाना चाहे कि इसके दिल में क्या छुपा हुआ है, तो ऐसे ही बिल्कुल लेखक यहाँ पर उसके हृदय में चोर दरवाजे से झांकते हुए बोला, मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई कभी मिलने जुलने भी? मदर टेरेसा से सवाल होता है लेखक का। चोर दरवाजे से झांका यानी बिल्कुल उसको पता ना चले कि मैं क्या उगलवाना चाह रहा हूँ, इसकी भावनाएं पूछ रहा हूँ, ऐसा ना पता चले, इसलिए चोर दरवाजे से ये शब्द प्रयोग किया गया है कि वह उससे बातों बातों में पूछता है कि मदर, कि आप घर आने के बाद अपने मतलब यहाँ आने के बाद कभी अपने घर नहीं गई, मिलने जुलने तो गई होंगी। तो फिर काम अपना कर चुके थे, यानी कान अपना काम कर चुके थे, यानी उसकी कान का काम क्या होता है, सुनना, यानी वह सुन चुकी थी, तो उसने सीधे नहीं बोला कि उसे सुन लिया। लेखक की यही तो बनावट है कि उसने सीधे सीधे कि उसने सुन लिया यह ना बोलकर कहा कि कान अपना काम कर चुके थे, यानी उसने बात सुन ली थी। वाणी को अपना काम करना था, वाणी को अपना काम करना था, यानी अब उसको बताना था, जवाब देना था, किसको, मदर टेरेसा को जवाब देना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी, मदर ने जो बात बतानी थी उसको राह मोड़ दी, यानी तब मैंने यह सुनी यह कहानी कि उसकी राह मोड़ करके क्या जवाब दिया उन्होंने दिया, कहा तब मैंने यह कहानी सुनी, यानी मदर टेरेसा ने कुछ कहानी सुनाई। क्या सुनाई कि कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। तो यहाँ मदर टेरेसा बताती हैं कई वर्ष हुए यानी बहुत वर्ष बीत चुके हैं, फ्रांस में ही विश्व भर के यानी दुनिया भर के जो पूजा गृह हैं यानी जहाँ पर पूजा पाठ होती है, ऐसे गृहों का एक सम्मेलन था, है ना, मीटिंग टाइप की थी। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। भारत की 2 मदर भी, मदर एक उपाधि है, ठीक है, तो कहा कि भारत की भी 2 मदर प्रतिनिधि होकर, हर देश से कुछ कुछ प्रतिनिधि गए होंगे, तो कहा यहाँ से भी 2 गई। वे फ्रांस की ही थी,
उनके माता पिता फ्रांस में ही थे, उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही है, तो उनकी जो 2 मदर प्रतिनिधि रूप में वहां गई थी, तो वहां पर वे फ्रांस की थी और उनके माता पिता को पता था कि आज हमारी बेटियां आ रही हैं, पुत्रियां आ रही हैं। तो दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई। तो वो कहानी बताते हुए कहती है कि जो 2 पुत्रियां यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में जा रही थी, उन दोनों पुत्रियों की जो माताएं हैं वह अपनी बेटियों का स्वागत करने जहाज पर आई। पर विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ही नहीं पाई। तो कितना दर्द है बताओ, इतने सालों बाद शायद वो लौटी कि वो जो माताएं हैं, क्योंकि चेहरा बदल जाता है, पहले के समय में नहीं था कि भैया आपने फोटो यहाँ से क्लिक करके भेज दी, वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो कॉल पे बात हो गई, ऐसा नहीं है। तो बहुत सालों बाद जब वो बेटियां अपने देश वापस लौटी, तो वहाँ उनकी माताएं जो उनको जहाज पर रिसीव करने आई थी, उनका स्वागत करने आई थी, वह अपनी बेटियों को पहचान तक ना पाई और आपस में कहती रही और आपस में बातचीत करती रही दोनों कि तुम्हारी बेटी कौन सी है और तुम मेरी बेटी कौन सी, ऐसा आपस में पूछती हुई। लेकिन कहा कि फिर अंत में उन्हें पता था, हाँ, फिर अंत में उनका नाम पूछा और तब गले से मिली। यानी अब बेटियां तो माँ को पहचान ही लेंगी, क्योंकि माँ की शक्ल में, यानी एक उम्र के बाद तो शक्ल में उतना परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आपके 12-13 साल का बच्चा और 18-19-20 साल यानी 5-6-7 साल का गैप आ जाए तो चेहरे में बहुत बदलाव होते हैं। तो इसलिए वो अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाई, पर बेटियों ने माँ को पहचान लिया और फिर अंत में जब वो आपस में मिले तो उन्होंने नाम पूछा, उसके बाद गले मिले। तो कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गई। कहा कि कहानी जैसे उन्होंने खत्म करी, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं घर गई, कभी अपने लोगों से मिली कि नहीं मिली, उन्होंने उसका रुख मोड़ते हुए एक अलग ही कहानी सुनाई। और लेखक के मन में जब सवाल आए होंगे कि अब मैं इससे पूछता हूँ कि चलो ठीक है, वह कौन थी, वह वापस आई कि नहीं आई, आप बताओ कि आप गई थी कि नहीं गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उन 2 मदर प्रतिनिधि जो कि फ्रांस में गई थी उनमें से एक आप ही हो। यानी बहुत सारे सवाल लेखक के मन में आ सकते हैं, लेकिन वहां पर वह जवाब देने से पहले ही वहां से उठकर चली गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से वे एक स्वयं ही थी। तो लेखक यहाँ अंदाजा लगाता है कि शायद वो जो 2 अनपहचानी पुत्रियां थी उनमें से हो सकता है मदर भी गई हो और वह एक मदर ही हो। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। कहा कि दूसरे दिन जब वो आई तो मैं पूछता था, मतलब लेखक तो जानना चाहता था उनके बारे में, लेकिन वो बहुत बताती नहीं थी। तो कहा कि मैं एक दिन उनसे और कहला सका, यानी उनसे ज़बरदस्ती पूछा होगा या किसी बहाने से पूछा होगा। तो यह बोला कि घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती। जब घर से बहुत चिट्ठियाँ आती हैं कि भेजो अपनी कोई फोटो भेजो, है ना, हमें तुमसे बात करनी है, तुम हमसे मिलने आओ, वापस आओ, ऐसी चिट्ठियाँ आती होंगी। तो मदर ने बताया कि मैं सिर्फ यहाँ के किसी एक स्थान का फोटो उनको चिट्ठी में भेज देती हूँ। तो यहाँ पर मदर टेरेसा की बात खत्म होती है। आगे कहते हैं कि रोग पूरे उभार पर था। ये रोग यानी जो रोग फैला हुआ था, जिसकी चपेट में सारे लोग आ रहे थे, वह रोग चारों तरफ फैला हुआ था। रोगी के लिए असह्य, जैसे कोरोना चारों तरफ फैला हुआ था, रोगी के लिए क्या था, असह्य, यानी सहन करने योग्य नहीं था। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। किसी एक मरीज से कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उसका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित उठा। जैसे एक व्यक्ति रोगी जो कि बहुत ही पीड़ा में है, उससे मदर टेरेसा कहती है कि तुम्हारे लिए आज मैं विनती करूंगी, यानी प्रार्थना करूंगी। और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे भक्त का चेहरा होता है, श्रद्धा से उसके चेहरे पर जो चमक होती है ऐसे ही प्रकाशित उसका चेहरा हो उठा। रोगी ने कहा कल भी करना मदर। रोगी कहता है कि आज ही क्यों करोगी, कल भी करना। तो मदर के स्वर में मिस्री ही मिस्री पर मिस्री की कूजे की थी। कहा रोगी ने कहा कल भी करना मदर, और मदर के स्वर में मिस्री ही मिस्री, मिस्री मीठी होती है ना, तो सर उसके जो स्वर था, उसकी जो आवाज़ थी मदर की, वह उसमें मिठास थी। और उसमें कहा मिठास जो थी वो कूजे की थी। तो कहा जो मिठास तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, जैसे मिश्री होती है, मिश्री के दाने होते हैं ना, मुंह में जाते ही तुरंत घुलते नहीं है, मीठी तो होती है लेकिन तुरंत घुलती नहीं है। तो कहा मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक छेल देती। अगर उसको ताकत से तुम उसको एक साथ घोलने की कोशिश करो, मिठास लेने की कोशिश करो, तो मुंह उससे छिल जाता था। कह रही बोली, तो ऐसी ही स्वर में, ऐसी ही आवाज में बोली कि ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। यानी जब मरीज ने बोला कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करोगे तो कल भी करना, तो वो मिस्री मीठी आवाज में ऐसा बोली कि नहीं, कल मैं किसी और के लिए करूंगी। और किसके लिए करूंगी, तो जिसको सबसे अधिक कष्ट होगा उसके लिए करूंगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। और उसकी ये बात सुन करके जैसे मेरे आंख में 1000 वाट का बल्ब कौंध गया, यानी कि बिल्कुल रोशनी आ गई कि मतलब कैसी महिला है जो अपने लिए प्रार्थना करना करके किसके लिए कर रही हैं, दूसरों के लिए कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ पर आ गया ना अब
चलिए इस बीच का एक पेज गायब है, उसको मैं इसमें PDF में ऐड करवा दूंगी, ठीक है। तो कहा मुंह तक को छील देती, बोली ना कर उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया हो। आगे है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। बहुतों को रूप से पाते देखा था यानी रूप से जो अपने जीवन का निर्वाह कर लेते थे। बहुतों को धन से, कुछ लोग धन से अपने जीवन को चला लेते थे, धन से मतलब संतुष्ट हो जाते थे, ठीक है। फिर कहा और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, अपने गुणों के कारण भी लोग कमा लेते थे, पा लेते थे। पर मानवता के आंगन में, मानवता के आंगन में यानी मानवता की जमीन पर समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप। समर्पण यानी समर्पण होता है त्याग, जैसे समर्पण यानी जैसे माँ आपके प्रति समर्पित है ना, कि मतलब उनको आपके किसी उससे, जैसे कि माँ को जैसे रात भर नींद आ रही है, बहुत तेज है ना, नींद आ रही है, लेकिन आप बीमार हो और आपके सर पर ठंडी पट्टियां रखनी है, उसके लिए उनको नींद आएगी भी, तो वह जाग करके आपके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखेंगी, रात भर रखेंगी। तो यह क्या है, यह समर्पण है, किसी के लिए प्रति त्याग, यानी बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के जब आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वही समर्पण होता है। तो कहा मैंने बहुतों लोगों को देखा था जो रूप, धन, गुण आदि से पाते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि मानवता के इस आंगन में समर्पण और प्राप्ति का, प्राप्त करने का यह स्वरूप, सौम्य स्वरूप है ना, जो आंखों को अच्छा लगता है, ऐसा सुंदर रूप आज अपनी ही आंखों से देखा। यानी इतना कोई हो सकता है, इतना कोई किसी के लिए कर सकता है कि अपना घर बार छोड़ करके, अपने माता पिता, अपने देश, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उसके जीवन में रोगियों के लिए प्रार्थना भी ईश्वर से हो रही है, तो वो रोगी के लिए हो रही है। क्या इतना सौम्य स्वरूप किसी का हो सकता है? कह रहा है आज मैंने पहली बार, क्योंकि हमारे जीवन में भी कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति हमें दिखे जो दूसरों के बारे में ही सोचता है, जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है ना, जिसके दिमाग में 24 घंटे दूसरों की फिक्र रहती। जैसे मैं बताऊं अंकित भाटी सर है ना, जिनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, जो कहते हैं कि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक मेरे दिमाग में सिर्फ RWA और RWA के छात्रों के लिए और क्या किया जा सकता है ना, हम उनको कैसे और अच्छा प्रोवाइड करवा सकते हैं, और अच्छी क्लासेस दे सकते हैं, और अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये बात उनके दिमाग में चलती रहती है। तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि शायद क्या कोई इतना सोच सकता है किसी के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक को पहली बार इनको देख करके, मदर टेरेसा को देख करके लगा कि यार सच में क्या कोई ऐसा कर सकता है। और उनकी आंखों ने आज यह दृश्य पहली बार देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को, अपनी पीड़ा से किसी को पाए, अपनी पीड़ा से किसी को पाए, यानी कि उसकी पीड़ा है और उस पीड़ा को वह अपना ले रही है और उससे वह व्यक्ति को अपना बना ले रही है। तो कहा किसी का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी किसी का त्याग, उत्सर्ग मतलब होता है किसी का त्याग, सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित हो रहे। यानी ऐसा दृश्य मैं आज, अद्भुत दृश्य आज ही देख रहा हूं। ठीक है, क्या कहा, यह अद्भुत दृश्य मैं आज ही देख रहा हूं कि किसी का त्याग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यानी यह त्याग किसी की पीड़ा, यानी रोगियों की पीड़ा के लिए यह त्याग सुरक्षित है कि मैं त्याग करूंगी, है ना, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन किसके लिए, उन रोगियों की पीड़ा के लिए सुरक्षित है कि जिसको सबसे अधिक पीड़ा होगी उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, जिसकी प्रार्थनाएं भी किसी और के लिए सुरक्षित हैं। ऐसा यह अद्भुत दृश्य लेखक ने आज ही देखा। ठीक है, ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। कहा ऊपर के बरामदे में खड़े हुए मैंने एक जादू की पुड़िया, पुड़िया समझते हैं, जैसे आपकी टॉफी की पुड़िया होती है ना, जैसे वो आपकी एक टॉफी होती है ना जो कि पैक्ड नहीं होती, ऐसे ऐसे उसको बांध करके बनाया जाता है, तो ऐसे ही एक जादू की पुड़िया देखी। ठीक है, जो कैसी थी, जीती जागती जादू की पुड़िया। कैसी जादू की पुड़िया? कहा आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। आपने ऐसा जादू सुना होगा ना कि आदमी को मक्खी में बना देता है, ऐसा कामरूप वाला जादू नहीं, जबकि ऐसा जादू जो कि मक्खियों को आदमी बनाने वाला। यहाँ पर मक्खियों का मतलब है, मक्खी से आशय वह दीनहीन रोगियों से है। मक्खी यानी आपके मक्खियों से आशय है ऐसे दीनहीन रोगी जिनकी जीवन से जीने की उम्मीद ही चली गई है, जो शायद निराश हताश स्थिति में है, जिनको लगता है कि पता नहीं कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ऐसे दीनहीन मक्खी स्वरूप आदमियों को, मक्खियों को आदमी बनाने वाला, आदमी बनाने वाला यानी बिल्कुल जीवंत, जिंदा, ठीक, स्वस्थ,
है ना। आदमी यानी स्वस्थ कर देने वाला, प्रसन्न चित्त कर देने वाला, उनकी जीवन में उम्मीद की एक नई किरण ला देने वाला, काम रूप का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। तीसरा पात्र एंटर होता है। कहा कि मैं जैसे ही आपके बरामदे में खड़ा था तो मेरी नजर पड़ी एक किस पर, जादू की पुड़िया पर। वह जादू की पुड़िया कौन सी, तुम्हें वो तो नहीं लग रहा कि जो जादू आपको दिखता है कि क्या कर दिया कि आदमी को मक्खी बना दिया, ऐसा जादू वाली बात नहीं कर रहा मैं। कहा कि मक्खियों को आदमी बनाने वाला, मक्खियों को आदमी बनाने वाला यानी ऐसे दीनहीन रोगियों के जीवन में नए संचार, नई उम्मीद, नई आशा के किरण ला देने वाला, जीवन का जादू, जीवन का जादू जो जीवन ला दे, है ना, जिंदगी ला दे किसी में। तो कहा ऐसा जादू। और होम यानी नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर, यानी जो सबसे ज्यादा एज में सबसे ज्यादा है, वह मदर मार्गरेट। और उनके अब उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा, जैसे कि बिल्कुल छोटे से कद की है ना, कि जैसे कि गुड़िया चल रही हो। कहा कद उनका इतना नाटा, इतना छोटा, जैसे उन्हें कोई गुड़िया कहे कि गुड़िया कहाँ जा रही है, ऐसा। और उनकी चाल में गजब की चुस्ती, और चुस्ती मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मटक मटक के चल रही है ना, बुढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, ऐसे नहीं। कहा बिल्कुल चुस्ती, चाल में चुस्ती लगती है, फुर्ती लगती है बिल्कुल। कहा कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। और व्यवहार कैसा, बिल्कुल मस्ती वाला, रोने धोने वाला नहीं, बिल्कुल मस्ती, जैसे एक युवा व्यक्ति में मस्ती रहती है ना, मजाक करता रहता है, वो ऐसी ही मस्ती, हंसी उनकी यो। और उनकी हंसी के बताते हुए कहता है कि हंसी उनकी ऐसी जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, जैसे मोती चार आसपास बिखेर करके सुंदरता बिखेरते हैं, ऐसे ही उनकी हंसी चारों तरफ बिखेर करके सुंदरता ला देती है। कहा और काम यो, और काम कैसा उनका, जैसे मशीन माते, मशीन से भी फुर्ती से, मशीन से भी ज्यादा जल्दी जो काम कर देती है। तो कहा कि उनकी हंसी ऐसी जैसे मोतियों की माला खुल पड़ी हो, काम में उनकी इतनी फुर्ती कि मशीन ही फेल हो जाए, है ना, तेरे सामने तो मशीन ही फेल है, ऐसा उनका काम। कहा भारत में 40 वर्षों से, भारत में सेवा करते हुए उनके 40 वर्ष हो गए हैं, तो 40 वर्षों से सेवा में रसलीन यानी रस में डूबी हुई, सेवा रूपी आनंद में डूबी हुई, रस में डूबी हुई, रस यानी आनंद, सेवा रूपी आनंद में डूबी हुई मदर मार्गरेट, इनको 40 वर्ष हो गए आनंद में, लीन यानी डूबी हुई, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं, है ना, मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं है। तो कहा कि जैसे ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। तो इसके आगे कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। मदर मर जाऊंगा, हाँ रसलीन जैसे कुछ और जीवन में अब उन्हें जानना भी तो नहीं, है ना, यहाँ पर खत्म हुआ, जानना भी तो नहीं के बाद ऑपरेशन के लिए, हाँ इसके बाद यही है। इसके बाद आया है कि ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, और हॉस्पिटल है तो कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो कहा ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने की उसको क्या पता। तो यानी कह देता है वो, सहने की उसमें उतनी आदत नहीं है, पर जो कष्ट है, ऐसा बताया है कि एक ऑपरेशन के लिए एक व्यक्ति आया है जो मतलब कहने में मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, सक्रिय हो, लेकिन सहने के मामले में फिर वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है, नहीं सह नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि पर कष्ट क्या यह देख करके आता है कि यह मुझे सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। तो कहते हैं पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देख करके आता है कि भाई ये सह पाएगा तो इसके पास चला जाता हूँ, ये बेचारा रो करके बिखर जाएगा, टूट जाएगा, है ना, चिल्लाएगा, इस पर नहीं जाता हूँ। तो यही कहा कि कष्ट जो है पात्र की क्षमता देख कर नहीं आता, वो तो किसी के पास भी आ जाता है। तो आगे वह रोगी क्या कहता है, मदर मर जाऊंगा। उसने विह्वल होकर कहा, बिल्कुल बेचैन होकर कहा, जैसे हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए आते हैं ना, तो ऐसे ही चिल्लाते हुए रोते हुए कहा, मदर मैं क्या कर जाऊंगा, बेचैन होकर वहां मैं मर जाऊंगा। वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया, जो पूरा आसपास का, अब ऐसे कोई बोले कि मैं मर जाऊंगा, है ना, बहुत बीमार स्थिति में हो, ऑपरेशन के लिए आया हो, तो आसपास का वातावरण भी उतना ही गंभीर हो जाता है। तो कहा वातावरण चीत्कार यानी उसकी जो चीख थी कि मैं मर जाऊंगा, चित्कार यानी उसकी चीख की, विह्वलता यानी उसकी बेचैनी, विह्वलता यानी उसकी चीख की जो बेचैनी है, उससे पूरा वातावरण भर गया, यानी आसपास उसी की आवाज गूंजने लगी, सब कुछ शांत। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक में झपकी तक नहीं खाई, लेकिन बूढ़ी मदर मार्गरेट के चेहरे पर जो हंसी थी
उस दीपक रूपी हंसी ने, जैसे दीपक झपक जाता है ना, जैसे हवा पड़ेगी तो झपक जाएगा, तो लेकिन इतनी बुरी ऐसी, जब वातावरण बिल्कुल गंभीर हो गया हो, चीख से भर गया हो, ऐसे वातावरण में उसके चेहरे की हंसी गायब नहीं हुई, बिल्कुल झपकी नहीं, बिल्कुल दिखाई पड़ रही थी। तो वह आगे बोलते हैं लेखक, बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, है ना, और कल नथिंग, ऐसे करके कि वह उसको मोटिवेट करते हुए उसमें आपकी ऊर्जा संचार करने के लिए कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कि कुछ मत डरो, डरो मत, है ना, आज है एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी आज सब कुछ है, और कल नथिंग, कल समथिंग, कल समथिंग यानी कुछ कुछ, आज नथिंग, आज कुछ भी नहीं है, नहीं सॉरी, आज सब कुछ है, आज एवरीथिंग, और कल क्या है, समथिंग यानी थोड़ा कुछ कुछ है, और बस तब नथिंग, और लास्ट में क्या है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। और वो इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। यानी वो कहती है कि जो है आपका आज सब कुछ है, आज में जियो, है ना, और कल क्या है, तो कहा कुछ कुछ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और फिर उसके बाद कहा, उसके बाद नथिंग, कुछ भी नहीं बचता एक दिन। तो ऐसा उसको थोड़ा सा बताते हुए, उसको थोड़ा सा उसको शांत करते हुए जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, कहा कि आसपास कोई होता थोड़ा झेप जाता, मतलब शर्मा जाता, लेकिन कोई आसपास था ही नहीं। एक रोगी उन्होंने देखा, उसके बाद कहते हैं कि एक रोगी उन्होंने देखा चिंता के गर्त से उठ, गर्त यानी गड्ढा, एक रोगी उन्होंने देखा जो कि चिंता के गर्त से यानी चिंता के गड्ढे से, चिंता के गड्ढे से उभरती रोगिणी, एक रोगी उन्होंने देखा जो कि चिंता के गड्ढे से उठ उभरती रोगिणी, यानी ऐसी रोगिणी जो कि चिंता के में उसमें डूबी हुई थी और अब वहां से निकल रही है। जोर से चुटकियां बजाकर वे निकली, जोर से चुटकियां बजाकर वहां से निकली। जी उती यानी ऐसा बोलती है ना, खुश होकर के बोलती है, चिंता के गड्ढे से निकलकर बोलती है जी उती जी उती। जी उती का मतलब क्या है, इसका अर्थ है जी उठी यानी मैं जीत गई, यानी मैं ठीक हो गई, ऐसा आशय था। तो आगे कहते हैं यह अनुभव कितना चमत्कारी है। देखो कि यह अनुभव कैसा है, बिल्कुल चमत्कारी अनुभव है, बिल्कुल खुश कर देने वाला अनुभव है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। कहा ये जो आपके 40 वर्षों से सेवा कर रही है, इस पूरे नर्सिंग होम में सबसे ज्यादा बूढ़ी महिला है, और जितनी बूढ़ी है उतनी ही क्या है, अधिक उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न चित्त, है ना। बूढ़े लोग ज्यादातर निराश, हताश, दुख में शांत शांत से रहते हैं, लेकिन ये उतनी ही उत्फुल्ल है, प्रसन्न चित्त है, मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, किस दीपक की रोशनी है, जागरूक जीवन की। कहा जो जागरूक है, जिसको पता है कि जीवन सब कुछ आज है ना, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक दिन तो सबको मरना है, ऐसा सकारात्मक जागरूक जीवन की ज्योत है जो कि निरंतर जलती रहती है। कहा लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, उसका पता है कि जब तक मैं जीऊंगी तब तक मैं सेवा करूंगी, तो उसका लक्ष्य उसको दिखाई दे रहा है। सेवा में डूबे हुए जीवन की यह ज्योत है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, अपने मन में विश्वास लेकर जो एकाग्र जीवन है उसको वह जी रही है। भाषा के भेद रहे हैं, कहा भाषा के भेद तो रहेंगे ही, है ना, आपके अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है, रहेंगे भी, आज ऐसा नहीं है कि मिट जाएंगे, यह भेद रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। पर यह ज्योत यानी जो कि अपने काम से प्यार करने की ज्योत है, जो मनुष्य को देखने की ज्योत है, यह हमेशा चलती रहेगी, हमेशा यह ज्योत बनी रहेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखें। कुछ कठिन शब्द जैसे व्रत, संकल्प, निश्चय, नम, भीगा हुआ, फटी आंखों से हैरानी और आश्चर्य से, असह्य जिसे सहा ना जा सके, कूजे की मिसरी, सांचे वाली मिसरी, सौम्य, शालीन, उत्सर्ग यानी त्याग और बलिदान। तो इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। समय आपका हो चला है। तो आज आप तक जो भी मैंने पढ़ाया है अब तक 2 दिन हो गए उसको आप रिवीजन कर लेंगे। कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको बताएंगे, ठीक है। और क्लास में कोशिश करेंगे कि लाइव ही जुड़ें। 4 बजे आपकी क्लास होती है तो 4 बजे ही आपको जुड़ना है। और आज की इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। मिलूंगी आपसे कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।